नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो चलिए बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय समारोह को सुरक्षित करने और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों को अभेद्य सुरक्षा कवच में तब्दील कर दिया गया है। आधुनिक तकनीकी और जमीनी सुरक्षा बलों के तालमेल से इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त नजर आ रही है। परेड रूट और राजधानी के प्रमुख मार्गों पर 1000 से ज्यादा हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो पूरे दिन हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। इन कैमरों से मिलने वाला लाइव फीड सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ क्षेत्र में कुल 6 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए हैं। ये कंट्रोल रूम विशेष रूप से डिजाइन किए गए मेटल कंटेनरों में स्थापित किया गया है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत ऑपरेशन शुरू किया जा सके। इनमें से एक मुख्य कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर ही स्थित है, जो पूरे परेड क्षेत्र की निगरानी करेगा और सुरक्षा और मजबूत करने के लिए इन कंट्रोल रूम्स को फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी FRS से जोड़ा गया है। इस सिस्टम से पहले अपराधियों और संदिग्धों का डेटा फीड किया गया, ताकि भीड़ में मौजूद किसी भी संदिग्ध चेहरे की पहचान तुरंत हो सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह तकनीक किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकने में अहम भूमिका भी निभाएगी। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं। डीसीपी ट्रैफिक राजीव कुमार के मुताबिक कर्तव्य पथ के आसपास कंट्रोल जोन बनाया गया, जहां केवल वैध पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। आम लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। कुल मिलाकर सीसीटीवी, FRS, ट्रैफिक कंट्रोल और फील्ड फोर्स के मजबूत तालमेल से गणतंत्र दिवस समारोह को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने पार्टी के भीतर नाराजगी की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। 24 जनवरी 2026 को केरल के कोझिकोड में आयोजित केरल लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय संविधान को पवित्र मानते हैं। शशि थरूर ने साल 2016 में अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए पीएम मोदी के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान प्रधानमंत्री ने संविधान को अपनी पवित्र पुस्तक बताया था। थरूर ने यह भी कहा, ये बात इस धारणा को तोड़ती है कि मौजूदा सरकार संविधान को कमजोर करना चाहती है। अपने संबोधन में थरूर ने भारतीय संविधान की मजबूती पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान ने समय ही परीक्षा पास की है। यहां तक कि उस दौर में जब भी सत्ता में ऐसी पार्टी आई जिसके वैचारिक पूर्वज RSS कभी संविधान के विरोध में रहे हैं, इसके बावजूद संविधान मजबूती से कायम रहा। थरूर ने याद दिलाया कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से यह आशंका जताई जा रही थी कि संविधान को बदला या खत्म किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने RSS विचारक KN गोविंदाचार्य द्वारा नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किए जाने से जुड़ी रिपोर्ट्स का भी उल्लेख किया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थरूर ने अपने पुराना रुख अपनाते हुए बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद साफ लिखा था कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें हैरानी तब हुई जब मोदी सरकार ने वही कदम उठाया जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी। एक इंटरव्यू में थरूर ने यह साफ कर दिया था कि पार्टी के भीतर उनके कुछ मुद्दे हैं, लेकिन वे उन्हें सार्वजनिक मंच पर नहीं कहना चाहते। बल्कि उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने संसद में कभी भी पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं किया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर पुराना लेकिन बेहद विवादित मामला जोरदार वापसी कर चुका है। साल 2017 में प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले सेक्स सीडी कांड में अब 2026 में बड़ा कानूनी मोड़ आ चुका है। रायपुर की विशेष CBI अदालत ने 24 जनवरी 2026 को एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत देने वाले 2024 की मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ ही
भूपेश बघेल के खिलाफ मामला दोबारा से सक्रिय हो गया है और अब इस केस में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता भी साफ हो गया। साफ है कि अदालत के इस आदेश ने न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल को हवा दे दी है। ये पूरा मामला 2017 में सामने आए एक कथित अश्लील वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें तत्कालीन बीजेपी सरकार के मंत्री राजेश मूणत को दिखाए जाने का दावा किया गया था। वीडियो के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति में तीखी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और साजिश के आरोपों का दौर शुरू हो गया। आरोप था कि ये वीडियो राजनीति को बदनाम करने के मकसद से तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल के साथ साथ कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा, विजय भाटिया की याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। ये सभी आरोपी ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया। इस केस की जड़ें अक्टूबर 2016 तक जाती हैं, जब पत्रकार विनोद वर्मा को उत्तर प्रदेश से कथित तौर पर 500 सेक्स सीडी के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि उस वक्त विनोद वर्मा भूपेश बघेल के सलाहकार थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य और पूरक चार्जशीट दाखिल कर कुछ 6 लोगों को आरोपी बनाया। अब बड़ा सवाल यह है कि अदालत का यह फैसला आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति की नई दिशा और दशा कितना प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सेक्टर 6 के तुलसी मार्ग स्थित श्री किशोरी कैंप में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और शिविर का एक पूरा तंबू उसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख मेला क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही महज 2 मिनट के भीतर एसपी मनोज सिंह और अपनी टीम के साथ वो पहुंचे। पुलिस ने बिना देर किए दमकल विभाग को अलर्ट किया और राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचते ही तेजी से मोर्चा संभाल लिया। पुलिस और दमकल कर्मियों के बेहतरीन तालमेल के चलते आग को समय रहते काबू में कर लिया गया और आसपास के अन्य शिविरों तक फैलने से पहले ही रोक दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। शिविर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि आग की चपेट में आए पंडाल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन आसपास के अन्य कैंप तंबू सुरक्षित रहे। अगर आग कुछ देर तक और फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय पर कार्रवाई ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। घटना के बाद एसपी मनोज सिंह ने बताया कि आग पर फैलने से पहले ही नियंत्रण पा लिया गया था, इसीलिए जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल आग लगने की सटीक वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। वहीं प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। यूपी में प्रयागराज की माघ मेला क्षेत्र में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। संतों की तपोस्थली में असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग स्थित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरा सरस्वती के शिविर में शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ असामाजिक तत्व लाठी डंडे और झंडे लेकर जबरन शिविर के अंदर घुस गए। आरोप है कि ये लोग आक्रामक नारेबाजी करते हुए शिविर में हंगामा करने लगे, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। यह घटना 24 जनवरी 2026 को शाम तकरीबन 6:30 की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी भी पल बड़ी मारपीट या अव्यवस्थाएं फैल सकती थी। हालांकि शिविर में मौजूद सेवकों और कार्यकर्ताओं ने संयम बरतते हुए उपद्रव कर रहे लोगों को शांतिपूर्वक बाहर निकाल दिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। गौर करने वाली बात यह रही कि शिविर के बाहर ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती श्रद्धालुओं के बीच शांतिपूर्वक विराजमान रहते हैं और वहां हर वक्त बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना ने संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद शिविर प्रबंधन ने प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपते हुए अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही शिविर और उसके आसपास स्थायी पुलिस की तैनाती की मांग भी उठाई गई है। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि अगर भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी मेला प्रशासन
और पुलिस प्रशासन की होगी। अब सवाल ये उठता है कि माघ मेले जैसे संवेदनशील और पवित्र आयोजन में आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली कैसे पड़ गई। बिहार के बेतिया से इस वक्त की हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इलाज का केंद्र माना जाने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अचानक रणभूमि में तब्दील हो गया। जीएमसीएच परिसर में मामूली विवाद ने एक ऐसा हिंसक रूप लिया जहां पर मेडिकल छात्रों और एक बाहरी युवक के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कॉलेज प्रशासन और पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक एक बाहरी युवक अपने दोस्तों से मिलने जीएमसीएच परिसर पहुंचा था। उसी दौरान परिसर में खड़े कुछ मेडिकल के छात्रों को वो वीडियो बनाते दिखा। आरोप है कि छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो वीडियो बंद करने को कहा गया, तो पहले कहा सुनी हुई और फिर बाद में हाथापाई तक ये बात पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस वक्त कुछ इंटर्न छात्र सिगरेट पी रहे थे और वीडियो बनाए जाने से वे नाराज हो गए। इसी बात ने विवाद को और भड़का दिया। मारपीट में एक मेडिकल छात्र और एक बाहरी युवक घायल हो गया, जबकि कुछ अन्य छात्र को हल्की चोटें भी आई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने एक युवक से पूछताछ की, हिरासत में लिया गया और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड से राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। राजधानी में 24 से 30 जनवरी 2024 के बीच पूरे हफ्ते शीतकालीन मौसम का असर बना रहने की संभावना है। आसमान में लगातार बादलों की मौजूदगी रहेगी और सुबह के वक्त कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दिन का अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 4 से 13 डिग्री तक गिरने की संभावना है। खासतौर पर सप्ताह की शुरुआत में रातें ज्यादा ठंड होने वाली हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ सकती है। 24 से 26 जनवरी के बीच मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सुबह के समय हल्का और मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी प्रभावित होगी। इस दौरान हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से हल्की गति से चलेंगी और ठंड का असर रहने के आसार बताए जा रहे हैं। 27 जनवरी को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहने की संभावना है और हल्की बारिश के एक दो दौर के साथ गरज चमक भी हो सकती है। सुबह से दोपहर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती है, जबकि दोपहर और शाम के वक्त पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद 28 से 30 जनवरी के बीच मौसम दोबारा स्थिर हो जाएगा। हालांकि आसमान में बादल बने रहेंगे और सुबह के समय उथला से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। हवाएं हल्की रहेंगी, लेकिन ठंड का असर बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर ये पूरा सप्ताह दिल्ली वासियों के लिए ठंड, कोहरा और बादलों के नाम रहने वाला है। अमेरिका में संभावित भीषण और ऐतिहासिक विंटर स्टॉर्म को देखते हुए यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नेवाक से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें 25 और 26 जनवरी के लिए रद्द कर दी है। एयरलाइन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। एयर इंडिया की तरफ से जारी ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक अमेरिका के ईस्ट कोस्ट, खासतौर पर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी और बर्फीली बारिश और कड़ाके की ठंड का अनुमान है। ऐसे हालात में एयरपोर्ट ऑपरेशन और उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। एयरलाइंस ने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इन 2 दिनों के लिए सभी फ्लाइट्स को एहतियातन रद्द किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपनी उड़ानों से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर से संपर्क करें। उधर अमेरिका इस वक्त एक रिकॉर्ड तोड़ विंटर स्टॉर्म की चपेट में है। नेशनल वेदर सर्विस यानी NWS ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये तूफान सेंट्रल प्लेन्स से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। भारी बर्फबारी और खतरनाक ठंड के चलते कई इलाकों में सड़कें बंद होने, बिजली गुल होने और यात्रा पूरी तरह ठप होने की भी आशंका
जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान जारी कर कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और अब FEMA को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। संघीय और स्थानीय एजेंसियों को आपात स्थिति से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। एयर इंडिया के साथ साथ कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी प्रभावित इलाकों के लिए अपनी उड़ानें सीमित कर दी हैं या फिर रद्द कर दी हैं। दिल्ली से साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने हर बुजुर्ग, हर परिवार को सतर्क कर दिया। राजधानी के पॉश इलाके में यानी कि ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 14 करोड़ 84 लाख की ठगी का शिकार बनाया गया। इस हाई प्रोफाइल साइबर फ्रॉड के पीछे एक संगठित अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा था जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एक साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में छापेमारी कर इस गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि इस साइबर ठगी नेटवर्क के तार कंबोडिया और नेपाल में बैठे अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों से जुड़े बताए जा रहे हैं जो भारत में बैठे अपने एजेंट्स के जरिए इस पूरे खेल को चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को CBI, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ितों को कॉल करते, फर्जी गिरफ्तारी वारंट, नकली कोर्ट की कार्यवाही और वीडियो कॉल के जरिए डर का ऐसा माहौल बनाया जाता था कि पीड़ित खुद को सच में गिरफ्तार मान बैठते थे। इसी डर के बीच बुजुर्ग दंपत्ति को 24 घंटे डिजिटल निगरानी में रखने का दावा किया गया और किसी से भी संपर्क करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। दिसंबर 2025 में 77 साल की पीड़ित महिला को कॉल कर कहा गया कि उसके नाम पर जारी सिम कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर निवेश की रकम को 8 अलग अलग ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर करवाया गया। कुल ठगी की रकम 14.84 करोड़ यानी कि 14 करोड़ 84 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में NGO संचालक, IT डिप्लोमा होल्डर, MBA के ग्रेजुएट, ट्यूशन टीचर्स, यहां तक कि घाटों पर पूजा करने वाला पुजारी भी शामिल बताया गया। पुलिस का कहना है कि यही पढ़े लिखे चेहरे इस फ्रॉड को भरोसेमंद बनाते थे। अब जांच इस बात की हो रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल है और कितने लोग अब तक इनका शिकार हो चुके हैं। उधर एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक डेटा ब्रीच सामने आया है जिसने दुनिया भर के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स की नींद उड़ा दी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 करोड़ से ज्यादा यूजर नेम और पासवर्ड लीक हो चुके हैं। इस लीक में जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े और भरोसेमंद माने जाने वाले प्लेटफॉर्म्स भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह डेटा किसी हैकर ने नहीं बल्कि खतरनाक मैलवेयर के जरिए चुराया गया। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे हाल के वर्षों का सबसे गंभीर डिजिटल खतरा बता रहे हैं और यूजर्स को तुरंत अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। इस डेटा ब्रीच का खुलासा साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स जेरेमिया फाउलर ने किया। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 96 GB संवेदनशील डेटा इंटरनेट पर बिना किसी सुरक्षा और एन्क्रिप्शन के खुला पड़ा था। ये डेटा किसी गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए डेटाबेस में मिला जहां तक कोई भी आसानी से पहुंच सकता था। जब तक इसे हटाया गया तब तक इसमें लगातार नए लॉगिन डिटेल्स जुड़ते रहे। रिपोर्ट्स बताती है कि इस लीक में 4.8 करोड़ जीमेल अकाउंट, फेसबुक के 1.7 करोड़, इंस्टाग्राम के 65 लाख और नेटफ्लिक्स के 42 लाख अकाउंट्स की जानकारी शामिल है। इसके अलावा ईमेल, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स, यहां तक कि कुछ सरकारी लॉगिन डिटेल्स भी प्रभावित हुई हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खतरा बना है इन्फोस्टेलर मालवेयर जो चुपचाप डिवाइस में घुसकर यूजर की पूरी डिजिटल जिंदगी कॉपी कर लेता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कितने लोगों ने ये डेटा डाउनलोड किया इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। साइबर विशेषज्ञ की साफ चेतावनी है कि तुरंत पासवर्ड बदलें, डिवाइस को मैलवेयर से स्कैन करें और सभी जरूरी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जारी करें वरना अगला शिकार कोई भी हो सकता है। कोलकाता से सटे महेश तला इलाके से साइबर क्राइम की एक ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई जिसने आम लोगों की डिजिटल सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया जो फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों के स्मार्टफोन पर पूरा कब्जा कर
उनके बैंक खातों से मिनटों में पैसे उड़ाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। आरोपी ऐसे फर्जी मोबाइल ऐप बनाते जो दिखने में बिल्कुल असली और भरोसेमंद लगते। इन ऐप्स को सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा था। जैसे ही कोई यूजर इन्हें डाउनलोड करता, उसका मोबाइल फोन सीधे साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला जाता। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ऐप इंस्टॉल होते ही मोबाइल से बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड, ओटीपी, निजी तस्वीरें, संवेदनशील जानकारियां चोरी हो जाती। इसके बाद इन्हीं जानकारियों के तहत पीड़ितों के बैंक खातों से पैसे लिए जाते। कई मामलों में पीड़ितों को तब तक भनक नहीं लगती जब तक उनका अकाउंट पूरी तरह खाली नहीं हो जाता। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम हैं अभिमन्यु कुमार उर्फ राजा, मोहम्मद समर, नीरज कुमार, मोहम्मद इमरान और सेजैन फिलिप्स। पुलिस के मुताबिक 4 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी महाराष्ट्र का निवासी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन, 2 राउटर बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन्हें डिजिटल उपकरणों के जरिए फर्जी ऐप बनाए जाते थे और ठगी का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह का नेटवर्क बिहार और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। अब मनी ट्रेल की गहन जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस ठगी में और कितने लोग शामिल हैं। ये मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि अनजान ऐप डाउनलोड करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मुंबई से इस वक्त की गोल्ड स्मगलिंग करने वाली एक खबर सामने आई, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल पर करीब 2 करोड़ 89 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त किया। तस्करों ने सोने को भेजने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे जानकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल ये सोना सऊदी अरब के कुरियर के जरिए यहां भेजा गया, उसे छिपाया गया और एक मीट ग्राइंडर यानी मांस पीसने वाली मशीन के अंदर लाया गया था। DRI की मुंबई क्षेत्रीय टीम को इस खेप को लेकर पहले से खुफिया सूचना मिल चुकी थी। सूचना के आधार पर जब कुरियर की गहन तलाशी ली गई तो मशीन के अंदर छिपा तस्करी का सारा खेल बेनकाब हो गया। जैसे मीट ग्राइंडर को खोला गया, उसके अंदर से 32 कटे हुए सोने के टुकड़े बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि कुल 1.815 किलोग्राम सोना मशीन के भीतर छिपाया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत जो है वो 2.89 करोड़ रुपए बताई गई। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत पूरे सोने को जब्त कर लिया गया। इस मामले में DRI ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और बताया जा रहा है कि इन आरोपियों को रियाद से आई खेप को लेने और बाहर निकालने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। इतना ही नहीं, तस्करी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने एक विशेष फर्म के नाम से फर्जी KYC दस्तावेज भी तैयार करा रखे थे ताकि शक की गुंजाइश न रहे। अब DRI ये पता लगाने में जुट चुकी है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा है और इसके तार कहां-कहां और किन-किन शहरों और देशों से जुड़े हैं। पूर्वी एशिया में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ताइवान और चीन के बीच टकराव की आहट तेज हो गई है और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरे इलाके की चिंता बढ़ा दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय यानी MND ने शनिवार को जानकारी साझा की कि सुबह 6 बजे तक चीन के 26 सैन्य विमान और 6 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय पाए गए। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन 26 विमानों में से 18 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार की और ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में घुसपैठ की। मंत्रालय ने साफ कहा कि चीन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ताइवान की सशस्त्र सेनाओं ने स्थिति के अनुरूप जवाबी कदम उठाए। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई दिन की घटना नहीं। इससे एक दिन पहले 23 चीनी लड़ाकू विमानों को ताइवान के आसपास उड़ान भरते हुए पकड़ा गया। इनमें से 17 विमान मीडियन लाइन पार करते नजर आए। इन विमानों में Z-10 फाइटर जेट, H-6K बॉम्बर और KJ-500 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट शामिल थे। यह गतिविधि चीनी नेवी जहाजों के संयुक्त एयर सी ट्रेनिंग के तहत की गई। इतना ही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की कि एक चीनी सर्विलांस ड्रोन दक्षिणी पश्चिमी ADIZ में घुसते हुए प्रटास द्वीप समूह की ओर बढ़ा और कुछ समय के लिए ताइवान के क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। इसके बाद
द्वीप पर तैनात सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ताइवान ने चीन की इन कार्रवाइयों को उकसावे वाला और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया। ताइवान मंत्रालय का कहना है कि चीन के लगातार सैन्य घुसपैठ न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। पूर्वी प्रशांत महासागर से इस वक्त की एक बेहद सनसनीखेज और गंभीर खबर सामने आई है। अमेरिका सेना ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक नाव पर घातक सैन्य हमला किया, जिसमें 2 संदिग्ध तस्करों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जिंदा बच गया। इस कार्रवाई की पुष्टि खुद अमेरिकी साउदर्न कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। अमेरिकी साउदर्न कमांड के मुताबिक यह हमला 23 जनवरी को किया गया। कार्रवाई युद्ध मंत्री पीट हैंगसेथ के निर्देश पर ज्वाइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्पीयर द्वारा अंजाम दी गई। खुफिया जानकारी से यह साफ हो चुका था कि ये नाव ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुख्यात समुद्री रास्तों से गुजर रही थी और अवैध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल थी। कमांड ने इस कार्रवाई में मारे गए लोगों को नार्को आतंकवादी करार दिया है। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड को सूचना दी गई ताकि जिंदा बचे व्यक्तियों की खोज और बचाव अभियान चलाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए ताजा अपडेट के लिए राष्ट्र टीवी के साथ।